हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी सीरीज पे ये मेरा दूसरा वीडियो है। मैं आपको क्लास 6 की हिस्ट्री के बुक के जो है यूनिट पढ़ा रहा हूँ। ये मेरा दूसरा वीडियो है। पहली वीडियो में मैंने कुछ यूनिट आपको पढ़ाए, इस वीडियो में भी हम जो है कुछ यूनिट देखेंगे। तो देखिए एनसीईआरटी पे ये मैंने जो है नोट्स बनाए हैं। इसमें कुछ और यूनिट देखते हैं हम। देखिए इसमें जो है वेदों के बारे में जो है दिया गया है इस यूनिट में, स्पेशली फॉर अर्थवेद के बारे में। तो वेद हमारे जो हैं 4 होते हैं, जिनमें देखिए ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। ठीक है, जो ऋग्वेद है ये सबसे पुराना वेद है। कौन सा? हमारा ऋग्वेद। इसकी जो रचना एनसीईआरटी में दी गई है 3500 साल पहले हुई, ऐसा माना गया है। ठीक है, ऋग्वेद में आपको 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब जो होता है अच्छी तरह से बोला गया। जो ऋग्वेद की प्रार्थनाएं हैं ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इसमें हम आगे देखते हैं। देखिए ऋग्वेद में जो 3 देवता हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनमें अग्नि है हमारे, और इंद्र और सोम। ऋग्वेद के जो 3 देवता हैं, देखिए अग्नि जो है आग के देवता है, इंद्र जो है युद्ध के देवता है, सोम जो है ये वनस्पति या पेड़ पौधों की देवता है। सोम एक पौधा है जिससे खास पदार्थ का खास पेय बनाया जाता है, ठीक है, पीने के लिए। तो अगर हम बात करें हमारी जो ऋग्वेदिक भाषा की, तो संस्कृत या वैदिक संस्कृति है। ठीक है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। हमारे जो गायत्री मंत्र जो लिया गया है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में लिखा गया है। ठीक है, गायत्री मंत्र आपने जो है सुना ही होगा। देखिए आगे जो है बुक में महापाषाण काल की कब्रों का जिक्र किया गया है। जैसे कि मैंने आपको कल वीडियो में बताया था कि महापाषाण काल के जो पुरास्थल हैं, ठीक है, वहाँ कब्रें भी प्राप्त हुई हैं। तो महापाषाण काल की कब्रों के बारे में हम देखिए जानते हैं। महापाषाण काल की जो कब्र बनाने की प्रथा है वो 3000 साल पहले जो है आरंभ हुई थी। यह प्रथा जो थी दक्कन में थी। ठीक है, साथ ही हमारे दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्व भारत में और कश्मीर में प्रचलित थी। देखिए सामान्यतः ये महापाषाण काल की कब्रों का ही जिक्र कर रहा हूँ मैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों, रेड एंड ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जो ये काले और लाल मिट्टी के बर्तन होते थे, इन्हें रेड एंड ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके साथ ही जो इन कब्रों से मिले हैं, घोड़े के औजार मिले हैं, हथियार मिले हैं, घोड़े के कंकाल मिले हैं, ठीक है, और सामान मिला है, पत्थर मिले हैं और सोने के गहने मिले हैं। देखिए आगे देखिए हमारा ब्रह्मगिरी, ठीक है, जो कि एक महापाषाण कालीन पुरास्थल है। यहाँ से भी हमें कब्रें प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ से कब्रों में हमें क्या प्राप्त हुआ है? देखिए यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकाल के पास कुछ मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। इससे ये साबित होता है कि कुछ लोग अमीर रहे थे, कुछ गरीब और कुछ सरदार तो दूसरे अनुयायी। अब देखिए जिस व्यक्ति की कब्र पे आपको जो है सोने के मनके मिल रहे हैं, शंख मिल रहे हैं, तो साफ जाहिर होता है कि ये व्यक्ति जो है अमीर रहा होगा। जिस कब्र में आपको मिट्टी के बर्तन मिल रहे हैं, तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति गरीब रहा होगा। और उसी के साथ ही जो सरदार की कब्र है, जैसे कुछ जो है हमें हथियार जो है उसके कब्र से प्राप्त हो रहे होंगे, तो हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये सरदार रहा होगा। ठीक है, जो इसकी प्रिय चीज़ें हैं वो इसके साथ कब्र में दफनाई गई हैं। तो उसके साथ ही देखिए महापाषाण कब्र में मिले लोहे के सामान। तो देखिए बाईं ओर घोड़े के लिए सामान रखा गया था, नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ी रखी गई थी,
ठीक है, और उसके नीचे कटार रखा गया था। ये आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है। देखिए इस यूनिट में इनाम गांव के बारे में पूरी डिटेल दी गई है। ठीक है, हमने थोड़ा सा देखा था इससे पहले वाली वीडियो में कि ये जो है एक आरंभिक गांव है करके, जो कि महाराष्ट्र में स्थित था। देखिए यह भीमा की एक सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। ठीक है, इस जगह पर 3600 साल से 2700 साल पहले लोग रहते थे। ठीक है, ऐसा पुरातात्विक जो खोजें हुई हैं, वहाँ जो सामान मिले हैं, उनके जो है परीक्षण के बाद ये ज्ञात हुआ है। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। ठीक है, यहाँ से जो कब्रों से हमें जानकारी मिलती है, उनका सर जो था उत्तर की ओर होता था। कई बार उनके घर के अंदर भी दफनाया जाता था। ठीक है, जो उस टाइम के जो है मनुष्य थे, ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शवों के पास रख दिए जाते थे। ठीक है, मैंने कहा था ना कि वो जो है पूर्व जन्म की कल्पना करते थे, या अपने जो है मृतकों के प्रति जो है श्रद्धा समर्पित के तौर पे जो है उनकी जो है प्रिय चीजें रख देते थे। तो इसी के साथ ही देखिए एक दूसरी जगह पे जो है एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैर वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। ठीक है, इमाम गांव से जो पुरातत्व की खोजें हुई है उसमें जो कब्र मिली है, बस्ती के बीच में बसा यह गांव घर के सबसे बड़े घर में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था और शव के पैर जो थे मुड़े हुए थे यहाँ। तो देखिए इनाम गांव से हमें जो है पुरातत्व खोजों से जो है गेहूं, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। ठीक है, कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं, जिनमें गाय, बैल, भैंस, बकरी, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, सांबर, हिरन, कछुआ और मछली की भी हड्डियां पाई गई हैं। चलिए वीडियो में आगे हम अब नया यूनिट आ गया है, इसे भी देख लेते हैं नए यूनिट को। राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। देखिए अश्वमेध यज्ञ के बारे में आपने सुना ही होगा। ठीक है, इसे भी देख लेते हैं, ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। अश्वमेध यज्ञ जो है एक ऐसा ही आयोजन था जिसमें एक घोड़े को राजा के लोगों के देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब ये होता था कि अश्वमेध यज्ञ कराने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली है। अगर वो घोड़े को रोक देता था तो उसे राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था। ठीक है, तो ये था आपका अश्वमेध यज्ञ। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, उसमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। यह आमतौर पर सरल रेखा और ज्यामिति आकृति के रूप में है। ये जो बात की गई है, ये महाजनपद काल की बात की गई है। ठीक है, जिन्हें हम आगे वीडियो में देखेंगे। आगे देखिए वीडियो में करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए जिन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। इनकी संख्या 16 थी। वो कौन कौन से महाजनपद हैं उन्हें मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल जो एनसीईआरटी में लिखा गया है उन्हें हम देख लेते हैं। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानी में किलेबंदी की गई थी, अर्थात उनके चारों ओर लकड़ी या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। राजा अपनी सुरक्षा के लिए किलों का निर्माण करते थे। क्योंकि जो है दूसरा राजा उन पे आक्रमण करता है तो वो अपनी जो है सुरक्षा कर सके। राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवारें खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन करते थे। देखिए महाजनपद काल में जो है राजा के द्वारा कर भी लगाए जाते थे। ठीक है, इन करों के बारे में हम जान लेते हैं। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। ठीक है, प्राय उपज का 1/6वां भाग कर के रूप में निर्धारित किया जाता था।
जिसे भाग कहा जाता था और ये राजा को दिया जाता था। कारीगर के ऊपर भी कर लगाए गए थे जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, अर्थात कारीगर लोगों को जो है राजा के लिए जो है श्रम करना पड़ता था। जैसा कि एक बुनकर लोहार सुनार को राजा के लिए महीनों में एक दिन काम करना पड़ता था। ठीक है, पशुपालकों और जानवरों या उनके उत्पादों के रूप में भी कर देना होता था। जो व्यापारी थे उनको भी सामान खरीदने और बेचने के लिए कर देना पड़ता था। जो आखेटक थे, शिकारी और जो संग्रह करता थे, जो जंगलों से जो है वस्तुएं प्राप्त करके संग्रह करते थे, उन्हें भी जो है टैक्स देना पड़ता था महाजनपद काल में। महाजनपद थे, उनका जो है यहाँ पे संख्या जो थी 16 थी। ठीक है, बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 जो है महाजनपद थे। ठीक है, बटा हुआ था। इनकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय में मिलती है। तो ये जनपद कौन कौन से थे, इनकी कौन सी राजधानी थी, और जो आधुनिक स्थान जो है वर्तमान में कौन सा है, इन्हें भी हम देख लेते हैं। देखिए, अंग एक महाजनपद था जिसकी राजधानी चंपा थी, और आधुनिक जो स्थान अभी का जो स्थान है वो भागलपुर मुंगेर जो कि बिहार के अंतर्गत आता है आपके। मगध जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली महाजनपद था, इसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी। ठीक है, ये पटना गया वाला एरिया आता है इसका, जो कि बिहार में स्थित है। काशी की जो राजधानी वो वाराणसी थी, और वाराणसी के आसपास का जो क्षेत्र था ये जो है काशी महाजनपद के अंतर्गत आता था। आपका जो है नेक्स्ट जो है वत्स, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी जो कि इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र था। वज्ज जो है इसकी राजधानी वैशाली थी। वैशाली जो है मुजफ्फरनगर और दरभंगा के आसपास का क्षेत्र। कौशल इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। फैजाबाद, गोड़ा, बहराइच, ठीक है, जो क्षेत्र हैं ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। अवंती जो है इसकी राजधानी उज्जैन थी। ठीक है, और इसका क्षेत्र जो था मालवा, मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे कुछ अन्य जो हमारे महाजनपद हैं उन्हें भी हम देख लेते हैं। उसके बाद मल्ल, कुशावती, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर यूपी का जो क्षेत्र है। पंचाल आपका अहित छत्र, देखिए मैंने लिखा है इसमें, आप देख लीजिएगा। बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। चेदी जो महाजनपद था इसकी राजधानी थी शक्तिमती जो कि बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था। कुरु जो आपका इंद्रप्रस्थ, आधुनिक दिल्ली, मेरठ व हरियाणा के क्षेत्र थे। मृक्ष जो विराटनगर इसकी राजधानी थी। जयपुर, अलवर, भरतपुर राजस्थान के आसपास के क्षेत्र। कंबोज आपका हाटक इसकी राजधानी थी, और राजौरी एवं हजारा क्षेत्र। सूरसेन इसकी राजधानी मथुरा थी। ये आपके 16 जो महाजनपद थे उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका मगध। मगध में जो राजवंश है उसके बारे में हम थोड़ा आगे आने वाली वीडियो में देख लेते हैं। देखिए 2 महाजनपद हमारे छूट गए थे। अस्मक, इसकी राजधानी पोटली या पोतन थी। इसका जो क्षेत्र था गोदावरी नदी क्षेत्र, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था ये। गंधार हमारा जो इसकी जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी। इसका जो क्षेत्र था वो रावलपिंडी और पेशावर पाकिस्तान वाला था। देखिए मगध जो है महाजनपद के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। इसमें आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। ठीक है, थोड़ा बहुत दिया गया है इसके बारे में, तो हम जरा डिटेल में इसको देख लेते हैं। मगध राज्य के प्रमुख वंश, इसमें देखिए हर्यक वंश, इसके जो स्थापक थे वो बिंबिसार थे। ठीक है, और इनकी जो राजधानी थी वो राजगृह थी या गिरिब्रज, और बाद में इनकी जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र भी बनी। इसके जो प्रमुख शासक थे उनके बारे में हम जान लेते हैं। इसमें देखिए प्रमुख शासक जो थे इसके
बिंबसार, ठीक है, 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व में इनका जो है शासनकाल था। बिंबसार इस वंश का जो था प्रथम शक्तिशाली शासक था। उसने के बिंबसार को मगध राज्य की सत्ता का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। 15 वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य की बागडोर संभालने वाले बिंबसार ने लगभग 52 वर्षों तक शासन किया था। इनका अन्य नाम क्या है? श्रेणिक है। ये किसमें बताया गया है? जैन साहित्य में बताया गया है। देखिए, बिंबसार ने अंग राज्य को जीतकर उसे मगध में मिला लिया तथा अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक नियुक्त कर दिया था। देखिए, बाद में अजातशत्रु ने ही अपने पिता बिंबसार की हत्या कर दी थी। अजातशत्रु अपने पिता बिंबसार की हत्या करने के बाद राजगद्दी में बैठा। इनका जो समय काल है वो 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व के बीच में है। अज्ञातशत्रु को कुड़िक नाम से भी जाना जाता है। इनका जो है ये उपनाम है। अज्ञातशत्रु के समय में ही राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संहिता का आयोजन हुआ था, अर्थात जो बौद्ध धर्म का एक महासम्मेलन था वो अजातशत्रु के शासनकाल में ही हुआ था। देखिए, अजातशत्रु ने 32 वर्ष तक मगध पर शासन करने के बाद अजातशत्रु अपने पुत्र उदयन द्वारा मार दिया गया। उदयन के द्वारा अज्ञातशत्रु की हत्या के बाद उदयन जो है राजगद्दी पर बैठा। इसका जो शासनकाल है वो 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व के बीच में है। ठीक है, पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार उदयन ने गंगा तथा सोन नदियों के तट पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी और उसे अपना राजधानी बनाया था। ठीक है, यह जो था एक जैन मतानुयायी था अर्थात जैन धर्म को जो है मानता था। हर एक वंश का जो अंतिम राजा था वो उदयन का पुत्र नागदशक था। ठीक है, शिशुनाग ने मगध पर अधिकार कर लिया था और शिशुनाग वंश की उसके बाद स्थापना की गई थी। देखिए, शिशुनाग वंश की हम बात करें तो देखिए, शिशुनाग जो था इस वंश का स्थापक था। ठीक है, शिशुनाग इस वंश का स्थापक था। उसने अवंती तथा वत्स्य राज्य पर अधिकार कर उसे मगध में मिला लिया था। ठीक है, इसने जो है वैशाली को राजधानी बनाया था। उदयन ने किसको बनाया था? पाटलिपुत्र को। प्रथम राजधानी कौन सी थी इनकी? राजगृह। और शिशुनाग वंश जो प्रारंभ हुआ, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? वैशाली को बनाया। इसके शासनकाल के समय मगध राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर मालवा तक का भूभाग जो था सम्मिलित था। शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र जो था कालाशोक वो गद्दी पर बैठा था। कालाशोक जो था 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व के बीच में इसका शासनकाल था। इसने क्या किया था? वैशाली के स्थान पर पुनः जो राजधानी थी पाटलिपुत्र ले आया था। ठीक है, और इसी के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था। ठीक है, और इसी समय जो है बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया था, हीनयान और महायान। ठीक है, इसकी जो हम जो है बाद में चर्चा करेंगे। सेपरेट वीडियो आएगा एक जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में, जो कि नेक्स्ट यूनिट है आपके एनसीईआरटी में। आगे देखिए वीडियो में, बाणभट्ट रचित हर्षचरित्र के अनुसार काक वर्ण को राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय महापद्म नंद नाम व्यक्ति ने चाकू से हत्या कर दी थी। देखिए, इसमें जो काक वर्ण दिया गया है ये कालाशोक का ही एक उपनाम है। ठीक है, तो महापद्म नंद नाम के व्यक्ति ने कालाशोक की जो है हत्या कर दी थी। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट राजवंश आता है वो है नंद वंश। देखिए, नंद वंश की जो स्थापना की थी वो महापद्म नंद के द्वारा की गई थी। ठीक है, महापद्म नंद के बाद जो शासक बना था वो था उसका पुत्र घनानंद। घनानंद जो था वो सिकंदर के समकालीन था। ठीक है, अर्थात घनानंद के शासनकाल में ही सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। यूनानी लेखकों ने इसे अग्रमीज कहा है। किसे? घनानंद को अग्रमीज नाम दिया गया है।
किसके द्वारा? यूनानी लेखकों के द्वारा। इसके बाद देखिए घनानंद के दरबार में चाणक्य जो व्यक्ति था, जो कि तक्षशिला का आचार्य था, वो उसके जो है राज दरबार में आया। वो घनानंद के द्वारा अपमानित किया गया, अर्थात कुछ कहासुनी हो गई थी इन दोनों के बीच में। ठीक है। उसके बाद देखिए 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य के द्वारा, ये चाणक्य वही थे तक्षशिला के आचार्य, की सहायता से घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव रखी थी। उसके बाद मगध पे जो है मौर्य वंश की जो है शासनकाल स्थापित हो जाता है। तो इस वीडियो में हमने कुछ और यूनिट देखे। इसके आने वाले नेक्स्ट वीडियो में भी हम कुछ और यूनिट कवर करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।